आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पुराने बाजारों से निकलकर भारतीय कंज्यूमर मॉल की ठंडी हवा में शॉपिंग करने का मजा लेने ही लगा था, तब ऑनलाइन रिटेल की एंट्री देश में हुई। ऑनलाइन शॉपिंग के नए कॉन्सेप्ट को ग्राहकों के दिमाग में उतारने के लिए ऑनलाइन रिटेलर्स को काफी मेहनत और एक से बढ़कर एक पैतरे आजमाने पड़े। तब जाकर ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री कामयाबी की तरफ एक एक कदम बढ़ाती हुई दिखी। और अब 7 साल बाद ऑनलाइन रिटेल में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मर्जर भारतीय ऑनलाइन रिटेल का सबसे बड़ा सौदा साबित हुआ है और अब फ्लिपकार्ट देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के तौर पर उभर कर आई है। आइए देखते हैं अब तक की मिंत्रा और फ्लिपकार्ट की बिजनेस जर्नी। 2007 ये वो समय था जब भारतीय ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट काफी नया और साथ ही भरोसे के पात्र नहीं था, यानी कंज्यूमर रिस्पांस ना के बराबर मिलने के आसार दिखते हुए भी ऑनलाइन रिटेल का उज्जवल भविष्य जानने वाले कुछ ही लोग थे, जैसे मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया, रवीन शास्त्री और विनीत सक्सेना। इन चारों ने मिलकर 2007 में ग्राहकों के लिए पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Myntra.com शुरू किया। 50 लाख की सीड फंडिंग से कंपनी की शुरुआत हुई। मिंत्रा को एरास्मिक वेंचर और मुंबई एंजल से अक्टूबर 2007 में ही फंडिंग मिली। पर्सनलाइज्ड मर्चेंडाइज को कॉर्पोरेट सेक्टर से मिल रहे रिस्पांस से कंपनी ने 2008 में 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। साथ ही NEA, इंडो US वेंचर्स, IDG वेंचर्स और एक्सेल इंडिया वेंचर फंड से $5 मिलियन के फंड्स भी रेज किए। 2011 में भी फंड रेजिंग का सिलसिला कायम रखते हुए कंपनी को फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के तौर पर रिपोजिशन किया गया। 2012 तक कंपनी ने 3 मिलियन कंज्यूमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की लत लगा दी। अब कंपनी के पोर्टफोलियो में 350 ब्रांड्स के 21,000 यूनिक प्रोडक्ट्स शामिल हो चुके थे। साथ ही देश के 1200 शहरों में कंपनी पहुंच बना चुकी थी। इसी साल कंपनी ने पहला प्राइवेट लेबल भी लॉन्च किया और 2013 में कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल में ट्राई एंड बाय, 1 आवर डिलीवरी, प्रोडक्ट एक्सचेंज जैसे इनोवेटिव और कंज्यूमर फ्रेंडली फीचर्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से मिंत्रा की पॉपुलैरिटी, बढ़ते रेवेन्यू फिगर्स और कंज्यूमर बेस में झलकने लगी। लेकिन मुकेश बंसल को अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना था और 2020 तक 20,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य कंपनी के सामने रखते हुए ग्रोथ हासिल करने के लिए अब कंपनी को कम से कम $150 मिलियन की जरूरत है। वहीं 2007 में एक और ई-कॉमर्स कंपनी की शुरुआत हुई सिर्फ 4 लाख रुपए के निवेश के साथ। लेकिन फ्लिपकार्ट की ग्रोथ स्टोरी में निवेशकों का बड़ा हाथ रहा है। 2009 में कंपनी ने एक्सेल पार्टनर से $1 मिलियन रेज किए। 2010 में टाइगर ग्लोबल ने कंपनी में $10 मिलियन लगाए और फिर 2011 में $20 मिलियन। अगस्त 2012 में फ्लिपकार्ट ने अपने चौथे फंडिंग राउंड का ऐलान किया, जब कंपनी को $150 मिलियन की फंडिंग मिली। और एक बार फिर 2013 में फ्लिपकार्ट ने अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स टाइगर ग्लोबल, एक्सेल और नेस्पर्स से $200 मिलियन और रेज किए। सचिन और विनी बंसल की फ्लिपकार्ट आज देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी बन चुकी है। किताबें बेचने से शुरू हुए इस वेंचर ने पिछले 6 साल में कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ाया और अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक बेच रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए फाउंडर्स ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन रिटेल का सबसे बड़ा इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया, कैश ऑन डिलीवरी। कंपनी की इस पहल ने जहां कंज्यूमर की वाहवाही जीती, वहीं जानकारों ने इसे कंपनी की सबसे बड़ी गलती और प्रॉफिटेबिलिटी से और भी दूर ले जाने वाला कदम बताया। इस पहल की आलोचना इतनी हुई कि जानी मानी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने इस पर कवर स्टोरी भी छापी, जहां सचिन और विनी बंसल के काम करने के तरीके और बिजनेस डिसीजंस पर काफी सवाल उठाए गए। इस सब के बीच कंपनी में निवेशकों का भरोसा अटल था। 2012 में टाइगर ग्लोबल और एक्सेल पार्टनर्स ने लगभग 1150 करोड़ के फंड कंपनी में डाले और बढ़ते खर्चों में कटौती करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू किया गया। स्केल अप न होने वाली म्यूजिक डाउनलोड्स कैटेगरी को बंद किया गया और सबसे अहम कदम था बिजनेस मॉडल में बदलाव। फ्लिपकार्ट जो पहले डायरेक्ट सेलर था, उस पर मल्टीपल मर्चेंट्स के द्वारा रिटेलिंग शुरू की गई और मार्केट प्लेस मॉडल अपनाया गया, जो कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। Amazon जैसे प्लेयर्स का भारत में आना और ग्लोबल मार्केट के लिए तैयारी करते हुए फ्लिपकार्ट अपना दायरा बढ़ाने के लिए अब दूसरी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों के एक्विजिशन पर फोकस कर रही है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखेंगे फ्लिपकार्ट मिंत्रा के इस बड़े मर्जर के बाद
क्या है बंसल्स के फ्यूचर प्लान्स? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मर्जर अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन मर्जर हुआ है भारतीय बाजारों में, लेकिन किसको कितना फायदा होगा, यहां से आगे क्या है प्लान्स, मिंत्रा के मुकेश बंसल और साथ ही फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल के, इसी पर मैंने दोनों से बात की। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सचिन आपसे जानना चाहूंगी, ये सोच या विचार कहां से आया कि मिंत्रा को कहीं ना कहीं एक्वायर करना चाहिए, फैशन में फ्लिपकार्ट को एक बड़ा गेम खेलना चाहिए? एक्चुअली मुकेश और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हमारी जान पहचान 6 साल पुरानी है, जब हम बहुत छोटी कंपनी चला रहे थे, बिल्कुल यही पड़ोस में बेंगलोर के अंदर। तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, हमें पता है एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा किस तरह से बिजनेस को अप्रोच करते हैं, तो एक दूसरे की समझ काफ़ी ज़्यादा थी पहले से। हम लोगों ने अपना फैशन बिजनेस 2 साल पहले शुरू किया और उसको स्टार्ट करने के बाद हमें समझ में आया कि फैशन सेल्स करने के मल्टीपल तरीके हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। उसके बाद वी स्टार्टेड, हमने मुकेश से बात की, मैंने और बीनी ने 3-4 महीने पहले, कि कुछ साथ में कर सकते हैं क्या। और उस वक्त हमने बात की तो लगा कि या तो हम एक पार्टनरशिप कर सकते हैं साथ में, या फिर हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिंत्रा में और कुछ वो कर सकते हैं, या फिर हमें बाद में हमने बात करनी शुरू की और लगा कि एक्विजिशन भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमने बात की, एक्चुअली हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए एक्विजिशन को लेकर। मुकेश, क्या आप ओपन थे एक्विजिशन के लिए इनिशियली, जब इस तरह का कोई दावा फेंकता है कि हम आपको एक्वायर करना चाहते हैं? नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स बोलते नहीं, मेरी कंपनी है, मुझे इसका बॉस बने रहना है। नहीं, एज ए एंटरप्रेन्योर इस तरह की कन्वर्सेशन जो ऑलवेज अप्रोच इन ओपन माइंड। तो सचिन ने जब मुझे कॉल किया तो मुझे लगा सचिन ने मिलकर बात करता हूँ। हम लोग के दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी थी कि हम मिंत्रा को किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं सचिन और बिनी से बात करी, मुझे काफ़ी विश्वास हो गया कि हम लोग साथ में मिलके जो हमारा रोड मैप है उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं और काफ़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बात करके, जैसे सचिन ने से बोला कि हम लोग एक दूसरे को तो काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो म्यूचुअल कंफर्ट तो पहले से ही था। बिजनेस लेवल पे जब अलाइनमेंट आने लगा और लगा कि हम मिंत्रा की जो भी प्रायोरिटी हैं कि ओरिजिनल फैशन ब्रांड्स बनाने स्क्रैच से, जो इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए सबसे प्रोमिनेंट फैशन डेस्टिनेशन बनाना है। तो जब वो कन्विक्शन आ गया कि फ्लिपकार्ट का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करके, फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके, कस्टमर डेटाबेस यूज़ करके मिलके बना सकते हैं, तो वी आर वेरी ओपन। फिर उसके बाद मैंने बोर्ड से बात करी और उनको समझाया कि आपस में मिलने से क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। बोर्ड भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया एंड अभी हम लोग को वास्तव में लग रहा है कि और एक दो नहीं, 1 और 1 की 11 होते हैं, वो वाला सिचुएशन है। क्या बेनिफिट्स यहाँ पर फ्लिपकार्ट को मिलेंगे, स्पेशली फैशन स्पेस में? आप कितना बड़ा प्लेइंग फील्ड हो जाती है आपके लिए? तो अगर आप नंबर्स को देखें तो जैसे ही ये डील के होते ही हमारा शेयर 50% हो गया है मार्केट में, और नॉट जस्ट कि हमारा शेयर 50% हो गया और हमको उसको मेंटेन करना है, हम एक्चुअली अपने आप को इस तरह ऐसी पोजीशन में हमने डाला है कि हम अपना शेयर बढ़ा सकते हैं बहुत तेजी से। क्या टारगेट है? आई मीन, मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर हमारा 60% 70% शेयर अगर पहुंच जाए, एंड और वो अपॉर्चुनिटी, एंड वो अनरियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल रियल टारगेट्स हैं ये, बिल्कुल पॉसिबल हैं और वही हम करने की कोशिश। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, अमेजॉन के आने से यहाँ पर बात यही चल रही थी कि शायद आप लोग एक बड़ा कंग्लोमरेट पहले ही बनाना चाहते हैं, उसका कितना हाथ रहा है, कंपटीशन का कितना हाथ रहा है आप दोनों के मिलने का? हम लोग का पूरा फोकस है कि फैशन इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, $60 बिलियन, 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट है आज की तारीख में, और ग्रो हो रहा है। उसके अंदर मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड, अनब्रांडेड प्ले है। तो हम लोग कुल मिला के अभी उसका बहुत छोटा % शेयर है, 1% से भी कम अभी फैशन का ऑनलाइन में है। धीरे धीरे वो 10, 15, 20% जाएगा, तो जो पूरा पाई है वो काफ़ी ग्रो होगा। तो उसमें हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए डीप एक्सपर्टीज बनाने पड़ेंगे, टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम प्लान।
तो अधिकतर मोटिवेशन इस एक्विजिशन के लिए कि हम लोग उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे खेल सकते हैं और अपनी पोजीशन कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कंपटीशन हैज़ नॉट बीन अ बिग कंसिडरेशन एट ऑल। आप देखें ग्लोबल लोगों को जो इंडिया में आ रहे हैं उनको इंडिया की समझ अभी काफ़ी कम है। फैशन में बहुत कम लोगों के पास सक्सेस है। इंडिया का फैशन एनीवे काफ़ी डिफरेंट है। एथनिक वेयर प्लेज अ वेरी बिग रोल, रीजनल फैशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो उस सबको ठीक से कैसे प्ले करना है उसके लिए आई थिंक एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूज़ करके इट जस्ट मेक्स अस वेरी पावरफुल एंटिटी। यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड आपने कहा था कि आप सिर्फ इंडिया के अमेजोन नहीं बनना चाहते हैं, यू आर थिंकिंग बियॉन्ड। इफ यू कुड गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू आर रियली थिंकिंग अबाउट सचिन, क्या है सपने क्या हैं अब इस एंटिटी के? सो हम लोग एक्चुअली हम लोग बिलीव करते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है। हम सिर्फ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बन के रहना चाहते हैं, हम एक ई-कॉमर्स इकोसिस्टम बनना चाहते हैं। इकोसिस्टम से मेरा मतलब है कि इंडिया में क्योंकि पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी और जो वेयर हाउसिंग और जो बाकी सब चीज़ें हैं जो कि ई-कॉमर्स को एनेबल करती हैं, जो चाहिए होती है ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाने के लिए, वो भी नहीं है। हमें लगता है कि हम एक बड़े कैनवस में खेल सकते हैं, जिसकी वजह से जिसमें हम एक ई-कॉमर्स का पूरा अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगी। सो उसके लिए हम इंस्पिरेशन के लिए हम देखते हैं चाइना में अलीबाबा को, जिसने ई-कॉमर्स का नॉट जस्ट उन्होंने सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाई है, उन्होंने ई-कॉमर्स का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया है अपने बिजनेस के अराउंड। अलीबाबा ग्रुप जो है पूरा, तो हम उनसे इंस्पायर हैं थोड़ा सा, और हमें लगता है कि इंडिया में वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है रादर देन सिर्फ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना। लेकिन क्या ये कहानी अगले 5 सालों में इंडिया एंड बियॉन्ड भी होगी? क्या हम कहेंगे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जॉइंटली इंटरनेशनल टेरिटरीज पर भी ये बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे होंगे? हमारा पूरा एम्बिशन होगा। आई थिंक एक तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया से बाहर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, वेरी एस्पिरेशनल, इनकम लेवल्स आर राइजिंग, इकोनॉमी हम लोगों को लगता है काफ़ी अच्छा करेगी। तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी साइज इज फिनोमिनल है। लेकिन हम इस दौरान काफ़ी कैपेबिलिटीज़ बनाएंगे जिनकी वैल्यू इंडिया के बाहर भी होगी। तो एज ए ग्रुप उसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, कहाँ पे सेंस बनता है नहीं बनता। हम लोग जो ब्रांड बना रहे हैं उनको दूसरे कंट्रीज में बेच सकते हैं, काफ़ी कैपेबिलिटीज़ जो बिल्ड कर रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको डेफिनेटली सोचेंगे तो ज़रूर, उसके प्लान अभी कोई फर्म प्लान तो नहीं। ओके, इतनी बड़ी डील हुई है तो मुझे नंबर्स के बारे में सवाल ज़रूर पूछना होगा। आपने कहा था कि 100 से $150 मिलियन की ज़रूरत है मिंत्रा में फंडिंग के लिए, क्या वो इस डील के जरिए आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक जो हम लोग आपस में डिस्कस किया है कि फैशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ प्रायोरिटी, और फ्लिपकार्ट के बोर्ड की तरफ से पूरा कमिटमेंट है कि फैशन में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, फ्लिपकार्ट फैशन एज वेल एज मिंत्रा फैशन। तो इन टर्म्स जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी अगले 12 से 18 महीने के लिए वो पूरी तरह से फंडेड है, और हमारे प्रायोरिटीज़ भी काफ़ी क्लियर हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो जिससे कि हम लोग डिफरेंशिएशन काफ़ी क्रिएट कर सकें। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो इनिशियली $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट, और उसके आगे अभी देखते हैं। आई थिंक 12 से 18 महीने के अंदर काफ़ी एग्रेसिव प्लान है, बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान है। उसके आगे आई थिंक क्या हो गया कि हमारे साथ में आने की वजह से हमारी जो फंड रेजिंग के जो कैपेबिलिटी है, क्षमता हमारी बढ़ जाती है। उसमें इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बढ़िया स्टोरी है साथ में आने की वजह से। तो आई थिंक फंड रेजिंग हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइम पर। अभी हमें बस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढने हैं। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दूर है? प्रॉफिटेबिलिटी अभी हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है। नंबर 1 हमारे लिए अभी ग्रोथ है, स्केल है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग दिखाना चाहते हैं। अभी हमारा काम सिर्फ शुरू हुआ है। अभी सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन रेगुलरली। इस नंबर को जब तक हम 10 करोड़ या वहाँ तक न ले जाएं तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी बहुत काम बाकी है, बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी है सामने। तो हमें लगता है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करने से ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मार्केट के लिए हम सही चीज़ नहीं होगी वो, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी तो फोकस आप ग्रोथ पर रखना चाहते हैं, लेकिन कितनी मल्टीपल ग्रोथ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? सो बाय 2020 आप क्या टारगेट रख रहे हैं? सो लास्ट ईयर टोटल मार्केट साइज जो था वो $3 बिलियन का था। 2020 तक द मार्केट साइज जो एक्सपेक्टेड है वो $50 बिलियन का है। हमें लगता है कि
50 से ऊपर जा सकता है। अगर इंडिया में 3G एंड 4G का पेनिट्रेशन अगर स्पीड से बढ़ता है तो 50 बिलियन से ऊपर तो डेफिनेटली जा सकता है। तो अगर इतनी बड़ी ग्रोथ अगर हमारे सामने बाकी है तो इस वक्त अगर हम स्लो करके अपने आप को प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करें तो इट विल नॉट बी द राइट थिंग। वैल्यूएशंस आपका संतुष्ट हैं जो यहाँ पर वैल्यू किया गया है? एकदम अच्छी तरह संतुष्ट है, मी एज वेल एज सारे बोर्ड मेंबर्स। कंपनी के लिए राइट वैल्यूएशन है। इट वैल्यूज अस इन अब तक हमने जो बिल्ड किया है एज वेल एज जो बिजनेस का पोटेंशियल है, तो हमारे शेयर होल्डर की तरफ से सब लोग काफ़ी संतुष्ट। ये सोली आप दोनों का ही डिसीजन था ऑफ कोर्स आपके बोर्ड मेंबर्स का, या फिर यहाँ पर टाइगर, एक्सेल जैसे आपके कॉमन इन्वेस्टर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? नहीं, तो जैसे ही हमने बात करना शुरू किया तब से हमने टाइगर और एक्सेल को क्लियर कर दिया था कि उनको इस डील की नेगोशिएशन से बाहर रहना चाहिए, बिकॉज अगर देखा जाए तो दैट इज़ द राइट थिंग टू डू ऑल्सो। जो नॉन कॉमन इन्वेस्टर हैं एक्चुअली उनका बहुत योगदान रहा है इसमें। उनको ये डील बहुत पसंद आई है और हमें तो ऑफ कोर्स इन जनरल उनके तो बैठे बैठे और पैसे बन गए नहीं, लेकिन बात यह कि इन जनरल ये जो चीज़ें होती हैं ये बिना फाउंडर के बाय इन के नहीं हो पाती। अगर सिर्फ इन्वेस्टर चाहें तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर फाउंडर ना चाहें या फाउंडर कुछ करना चाहें तो इन्वेस्टर्स को जनरली साथ में आना पड़ता है, क्योंकि अगर फाउंडर अगर कंपनी चला रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। मेरा आखिरी सवाल, लिस्टिंग के क्या कोई प्लान्स है? क्योंकि कई कंपनियां हैं जो अब नैस्डैक की ओर देख रही हैं। ऑफ कोर्स जस्ट डायल की हमने बम्पर लिस्टिंग भारतीय बाजारों में भी देखी थी, उस और भी कदम रखने का कोई इरादा? लिस्टिंग का अभी कोई प्लान नहीं है, करना तो है किसी ना, आई थिंक एक दिन पब्लिक कंपनी, वी विल बी अ पब्लिक कंपनी, लेकिन कब और कैसे और कहां पर अभी अभी कुछ आइडिया नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर। थैंक यू, शुक्रिया हमारे समय निकालने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके सवालों का जवाब देंगी फ्रेंड्स ऑफ एम्बिशन की तेजस्विता राव। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। अब बारी है आपके भेजे हुए सवालों का जवाब देने की, और हमेशा की तरह हमारी मदद कर रही हैं तेजस्विता राव। हाय तेजस्विता, सबसे पहला सवाल लेते हैं रोहित दुबे का, जिन्होंने मध्य प्रदेश से सवाल भेजा है। दरअसल ये एक अपना सोया रिफाइंड ऑयल प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, तो बेसिक किस तरह की सेटअप होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा वो समझना चाहते हैं, और इनिशियल कैपेसिटी की कैसी शुरुआत हो वो कैसे डिसाइड करें ये जानना चाहते हैं। रोहित जी, कैपेसिटी डिसाइड करना और कैपेसिटी प्लान करना एक बहुत ही मेटिकुलस प्रोसेस होता है, और इट रिक्वायर्स अ फेयर अमाउंट ऑफ प्लानिंग। यू हैव टू बेसिकली इंश्योर कि आप यू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ बोथ डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स एज वेल एज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। तो एक आपको बैलेंस क्रिएट करना होगा। मैं आपसे ब्रॉडली 3 अप्रोचेस शेयर कर सकती हूँ जिस पे बेस्ड आप अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होगी एक लीड स्ट्रैटेजी, जिसमें आप इन एंटिसिपेशन ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड एक अग्रेसिव कैपेसिटी रखते हैं और एक बड़ी कैपेसिटी रखते हैं। जब आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि आपकी जो डिमांड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सेकंड स्ट्रैटेजी होगी एक लैग स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं जब आप एक कंजर्वेटिव कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं और जब ये कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होगी तभी आप इंक्रीज़ करेंगे इस कैपेसिटी को। यू वांट टू रिड्यूस वेस्टेज विद दिस स्ट्रैटेजी। आप जितना हो सके कंजर्वेटिव रखना चाहते हैं और वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहते हैं। लास्टली होगी हमारी एक मैच स्ट्रैटेजी। मैच स्ट्रैटेजी में आप डिमांड को कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं एंड एज एंड व्हेन डिमांड बढ़ती है आप स्मॉल अमाउंट्स में कैपेसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये तीनों डिफरेंट अप्रोचेस हैं डिफरेंट माइंडसेट्स के लिए, और डिमांड की तरफ आपका जो आउटलुक है उन डिफरेंट सिनेरियोज़ को लेते हुए आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आप इन तीनों में से एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दैट इनपुट। अगला सवाल ले लेते हैं मोहम्मद अजहर अली का। ये लखनऊ के रहने वाले हैं और अपने घर से ही एक होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करना चाहते हैं खाने के लिए। अब जानना चाहते हैं इस तरह के सेटअप के लिए किस तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्या किसी तरह का कोई लीव यहाँ पर लाइसेंस या किसी तरह की अग्रीमेंट
कोई रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगी इस बिजनेस सेटअप के लिए? मोहम्मद जी, रेगुलेशंस के हिसाब से आप जिस तरह का फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसे एक पेटी फूड बिजनेस कंसिडर किया जाता है, और किसी भी पेटी फूड बिजनेस को एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन ऑफ 2011 FSSAI के साथ रजिस्टर करना होता है। इसके लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि उनके जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है, हाइजीन नॉर्म्स है, आप उन्हें सेटिस्फाई करें, उन्हें पूरी तरह से उनसे अडियर करें। आपके एप्लीकेशन देने के 7 दिन के अंदर अथॉरिटी आपके प्रीमाइसेस में आएंगी इंस्पेक्शन के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आप उनके सारे क्राइटेरिया, उनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करते हैं या नहीं। इसके बाद अगर आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं, वो आपको एक फ़ूड लाइसेंस इशू करेगी, जिसे लेते हुए आप अपना फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया तेजस्विता, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। नमस्कार एंड टेक केयर।